चलिए, तो अब हम देखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मीन अमाउंट विड्रॉन इन एक्सेस ऑफ डिपॉजिट मेड। यानी मान लीजिए आपका जो बैंक अकाउंट है ना, उसमें आपके 10,000 है, लेकिन आपने जो अमाउंट विड्रॉन कर लिए वो 10,000 से क्या कर लिए, ज्यादा कर लिए। तो अब जो बैंक है ना, उसमें आपका नेगेटिव बैलेंस शो करेगा, और जो आपका बैंक में नेगेटिव बैलेंस है ना, या क्रेडिट बैलेंस है, उसी को बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट मीन फैसिलिटी बाय द बैंक वेयर बाय द फर्म कैन विड्रॉन फ्रॉम बैंक मोर अमाउंट देन इट हैज डिपॉजिटेड। जितना आपका डिपॉजिट है उससे ज्यादा अमाउंट अगर आपने विड्रॉन कर लिया तो उसे बोलेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, बट अप टू द लिमिट अलाउड बाय द बैंक। पर ये एक लिमिट तक ही कर सकते हैं जितना आपके बैंक ने आपको लिमिट दे रखा है। नेक्स्ट, अमाउंट विड्रॉन इन एक्सेस ऑफ डिपॉजिट इन द बैंक इज नॉन एज बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है सर, ये तो हमें समझ में आता है। अब ये बात ये ध्यान में रखनी है कि इफ द बिजनेस हैज क्रेडिट बैंक बैलेंस, अगर किसी फर्म का क्रेडिट बैंक बैलेंस होगा तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट बोलेंगे। दूसरा ये बोल रहे हैं कि वैसे तो आपकी जो बिगिनिंग होती है वो होती है आपकी टू बैलेंस बीडी से, है ना, और जो क्लोजिंग होती है वो होती है आपकी बाय बैलेंस सीडी से। लेकिन अगर आपका नेगेटिव बैलेंस हुआ तो बिगिनिंग ही आपकी होगी बाय बैलेंस बीडी से, क्योंकि जो बैंक ओवरड्राफ्ट है उसका क्रेडिट बैलेंस हम मान के चलते हैं, तो शुरुआत भी किससे होगी, आपकी क्रेडिट साइड से। ठीक है, टू बैलेंस सीडी इन द बैंक कॉलम in the receipt or debit side of the cash book. In the beginning of the following year, it is entered the payment or credit side of the cash book by balance BD. यही बात मैंने आपको बताई है। चलिए हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मोर देन वन बैंक अकाउंट। कई बार क्या होता है, एक फर्म के एक से ज्यादा बैंक अकाउंट भी हो सकते हैं, तो उसको आप कैसे मेंटेन करेंगे, तो उसको आप मेंटेन करेंगे डेट पर्टिकुलर एलएफ कैश। ये तो सेम रहेगा, बैंक अकाउंट आप दो कर देंगे, जैसे एक है आपका एसबीआई का और दूसरा है आपका पीएनबी का। इफ अ फर्म मोर देन वन बैंक अकाउंट, द कैश बुक इज suitably amended to record bank transaction to different bank separately। तो अलग अलग जो आपके बैंक अकाउंट हैं उनसे आप अलग अलग क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे। अब बैंक में भी आप देखेंगे एसबीआई वाले ट्रांजैक्शन एसबीआई के कॉलम में, और पीएनबी वाले जो दूसरा बैंक अकाउंट है उसके ट्रांजैक्शन उसी के कॉलम में आएंगे। ठीक है सर, ये था आपका सिंगल या सिंपल या टू और डबल कॉलम कैश बुक। अब हम देखने जा रहे हैं हमारा पैटी कैश बुक क्या होता है। चलिए देखते हैं ये पैटी कैश बुक क्या है। ए कैश बुक इन विच रिसीट एंड एक्सपेंसेस ऑफ स्मॉल अमाउंट आर रिकॉर्डेड। भाई बिजनेस में क्या होते हैं, बहुत छोटे बहुत सारे खर्चे होते हैं। अब सभी खर्चों के अलग से अगर आप अकाउंट बनाने लग गए, है ना, या फिर सभी खर्चों को आप एक साथ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने लग गए, तो आपके पोथे तैयार हो जाएंगे, बहुत सारे जो ट्रांजैक्शन है वो तैयार हो जाएंगे। तो छोटे छोटे जो बहुत सारे खर्चे हैं उनका एक ही आप क्या करेंगे, अकाउंट बनाएंगे स्मॉल छोटे अमाउंट का, उसे क्या बोलते हैं, पेटी कैश बुक बोलते हैं। पेटी कैश बुक इज द बुक विच इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस इन्वॉल्विंग स्मॉल अमाउंट। यानी छोटे छोटे अमाउंट के छोटे जो खर्चे हैं उसके लिए अलग से आप कैश बुक प्रिपेयर करेंगे, वो होगी आपकी पेटी कैश बुक। बिसाइड्स पेटी कैश बुक, receipt from main cashier are recorded. Petty cash book is like petty cash account. It is maintained by the petty cashier. चलिए कॉन्सेप्ट समझते हैं। भाई जो आपका मेन कैशियर होगा ना, वो तो आपकी कैश बुक ही मेंटेन करेगा, है ना, और जो पेटी कैशियर होगा वो आपकी पेटी कैश बुक क्या करेगा, मेंटेन करेगा। ये वाला बोलेगा ठीक है, मैं पेटी कैशियर को क्या कर रहा हूं, 10,000 रुपए इश्यू कर रहा हूं, है ना, तो इससे पैसा जाएगा, इसलिए इस साइड में लिखेगा बाय पेटी कैश। इसके पास में पैसा आ रहा है तो ये इस साइड में लिखेगा बाय बैलेंस बीडी, या फिर लिखेगा हेड कैशियर के नाम से, हेड कैशियर के नाम से। इसका बैलेंस क्रेडिट होगा और इसका बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा, इसका बैलेंस डेबिट होगा। चलिए और देखते हैं।
रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, वही अभी हमने बात की। पेटी कैश गिवन टू द पेटी कैशियर फॉर स्मॉल पेमेंट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। जो पेटी कैशियर को आप पेटी कैश है ना दे रहे हैं छोटे छोटे पेमेंट के लिए, मेन कैश बुक में वो क्रेडिट साइड आएगा, है ना। एंड पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ द पेटी कैश अकाउंट, और पेटी कैश का जो लेजर होगा, अकाउंट होगा, उसमें वो डेबिट साइड ही आएगा। चलो अब सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक देखते हैं। तो इसने बोला दो तरीके से बना सकते हैं, सिंपल ऑर्डिनरी सिस्टम या फिर इम्प्रेस्ड सिस्टम से भी आप बना सकते हैं। चलिए डिफरेंस समझते हैं। इन केस ऑफ सिंपल सिस्टम ऑफ पेटी कैश, petty cashier is given appropriate amount of cash and after spending the amount he submit the petty cash to the head cashier। चलिए देखते हैं यहां पर क्या करेगा। जो आपका हेड कैशियर होगा, ये आपको जितना भी अंदाजे से अमाउंट होगा, खर्चा अंदाजे से जितना भी होने वाला होगा, ये जो आपका पेटी कैशियर होगा उसको अलाउ कर देगा, है ना। ये क्या करेगा, मान लीजिए अंदाजे से यार 10,000 तक के खर्चे हो जाएंगे, ठीक है, तो इसने 10,000 रुपए इसको दे दिए। ये क्या करेगा, खर्चे करेगा, खर्चे करेगा, खर्चे करेगा, लास्ट में मान लीजिए 2,000 रुपए बच गए, ये क्या करेगा, 2,000 रुपए इसको वापस से रिटर्न कर देगा। ये किसमें होता है, आपका सिंपल सिस्टम में। इम्प्रेस सिस्टम में देखते हैं, अंडर दिस सिस्टम एन एस्टिमेट इज मेड ऑफ अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर पेटी एक्सपेंसेस। एक एस्टिमेशन लगाया जाता है कि एक हफ्ते में, एक दिन में, एक महीने में अंदाजे से कितना खर्चा हो जाएगा। The amount so estimated is given to the petty cashier in the beginning of a period। और पीरियड के शुरुआत में जो भी आपका अमाउंट होगा, वो आपका जो हेड कैशियर होगा वो पेटी कैशियर को अमाउंट दे देगा। यानी जो हेड कैशियर है, ये अंदाजे से पेटी कैशियर को क्या करेगा, पेटी कैशियर को क्या करेगा, एक अमाउंट दे देगा, एक अमाउंट प्रोवाइड करवा देगा। जैसे हमने ले लिया 10,000, ठीक है। The amount of petty cash paid by the cashier is reimbursed to him periodically। और ये 10,000 दे देगा, उसके बाद बोलेगा आप तो खर्चे करो। मान ले इसने 7,000 खर्चा कर दिए, तो बैलेंस कितना बचा, 3,000। तो ये बोलेगा अच्छा 3,000 बचा है ना, तो मैं आपको वापस से उसको 10,000 करने के लिए 7,000 रुपए और दे देता हूं, तो वो वापस से बैलेंस कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो यही इसमें he will again have the fixed amount in the beginning of new period। वो फिक्स्ड अमाउंट उसको कर देगा और वापस से दे देगा, और उससे पहले वो क्या करेगा, रिम्बर्स करेगा। दिस अमाउंट इज कॉल्ड इम्प्रेस्ड मनी। This system of paying advance in the beginning and reimburse the amount spent from time to time is called impressed system। इसी को impressed system बोलते हैं कि एक बार अंदाजे से एक फिक्स अमाउंट दे देना, बाकी जैसे जैसे कमी आती रहे उस फिक्स अमाउंट को पूरा करते रहना, रिम्बर्स करते रहना। इसी को क्या बोलते हैं, impressed system बोलते हैं। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई। अब इसके कुछ एडवांटेजेस है, ऐसे ही देख लेते हैं। कंट्रोल ओवर मिस्टेक्स पे कंट्रोल हो जाती है। छोटे छोटी खर्चों में, है ना, छोटे छोटे अमाउंट में चोरियां होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि जो कैशियर है वो क्या सोचेगा, इन छोटी मोटी चीजों पे मालिकों का ध्यान जाएगा ही नहीं। कंट्रोल ओवर पेटी एक्सपेंसेस, छोटे छोटे खर्चों पे भी ध्यान रखता है, छोटी गलतियों पे भी ध्यान रहता है, और फ्रॉड है उस पर भी कंट्रोल रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं, एक होता है आपका सिंपल पेटी कैश बुक, एक होता है आपका एनालिटिकल पेटी कैश बुक। सिंपल पेटी कैश बुक में आपके एक ही रिसीट कॉलम होगा, एक ही पेमेंट का कॉलम होगा, लेकिन एनालिटिकल में एक रिसीट कॉलम होगा और अनेकों आपके पेमेंट के कॉलम होगा। चलिए देखते हैं, पहले सिंपल पेटी कैश बुक देखते हैं। A book in which amount received and paid by petty cashier is recorded in one column। ये कितने कॉलम में, रिसीट भी और पेमेंट के लिए भी कितने कॉलम होगा, एक ही कॉलम होगा, फॉर रिसीट एंड पेमेंट्स। A simple petty cash book is identical with a cash book। ये बिल्कुल सिमिलर आपके जो कैश बुक है उसके जैसे ही आपकी सिंपल पेटी कैश बुक होती है। Which the petty cashier received is recorded on the left side। यानी जो भी इसको मिल रहा है वो या रिसीट साइड या मैं बोलूं डेबिट साइड रिकॉर्ड करेगा, और जो भी पेमेंट होंगे वो ये क्रेडिट साइड क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। वही बात ये बोल रहे हैं। द सिंपल पेटी कैश बुक हैज वन कॉलम फॉर रिसीट एंड वन कॉलम फॉर पेमेंट। और इसका एक रिसीट का और एक ही पेमेंट का कॉलम होता है। द डेट एंड पर्टिकुलर ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन इज रिटन इन द सेम डेट एंड पर्टिकुलर कॉलम।
ठीक है, ये तो बिल्कुल किसकी तरह है सर, कैश बुक की तरह ही है, लेकिन ये इसका आपका स्पेसिमेन देखते हैं। अमाउंट रिसीव्ड LF, कैश बुक फॉलियो, डेट पर्टिकुलर LF वाउचर और अमाउंट। हाँ, जो डेट है इसका एक ही सिमिलर कॉलम होता है, वो किसमें, बीच में होता है। वो इस साइड आपके रिसीट ट्रांजैक्शन और इस साइड आपके जो पेमेंट के ट्रांजैक्शन है वो आ जाते हैं एक साथ, क्योंकि अमाउंट आपको मिल जाता है तो बार बार रिसीट अफेक्ट नहीं होता, लेकिन हाँ जो आपके एक्सपेंसेस है वो बार बार होते रहते हैं, इसलिए इसने अलग से यहां पर पर्टिकुलर्स का दे दिया, हेड्स ऑफ एक्सपेंसेस। चलो अब हम मेन चलते हैं हमारे किस पे, एनालिटिकल पेटी कैश बुक पे। अ बुक विद 1 कॉलम फॉर रिसीट, रिसीट का तो कितना है आपका यहां पर, एक ही कॉलम होगा, लेकिन बोला क्या, एंड मोर देन 1 कॉलम फॉर पेमेंट, जो पेमेंट है उसके आपके बहुत सारे कॉलम्स होंगे, वही होती है आपकी एनालिटिकल पेटी कैश बुक। An analytical petty cash book has two side. Left side is used for recording, है ना, यानी receipt of cash, and right hand is used for recording payment. और right side किसके लिए, पेमेंट के लिए। सर यहां तक तो सिमिलर है, हमेशा ऐसे ही करते हैं। जो लेफ्ट या डेबिट साइड होती है ये रिकॉर्डिंग के लिए, रिसीट्स के लिए, और जो क्रेडिट साइड है, राइट साइड है, वो क्रेडिट साइड होती है, वो पेमेंट्स के लिए होती है। ठीक है, इसमें भी ऐसा ही है, लेकिन इन दिस कैश बुक ए सेपरेट कॉलम इज प्रोवाइडेड फॉर रिकॉर्डिंग ए पर्टिकुलर आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर। लेकिन यहां पर राइट साइड में अलग अलग एक्सपेंसेस के लिए अलग अलग अकाउंट, अलग अलग कॉलम बनाया जाता है। जैसे मैंने बोल दिया, जितने भी पोस्टेजेस है उसका एक अलग कॉलम, स्टेशनरी बहुत ज्यादा मेरे यहां पर सामान आता है उसके लिए अलग कॉलम, एडवर्टीजमेंट का अलग कॉलम, यानी जो भी ऐसे खर्चे हैं जो रेगुलरली होते रहते हैं, रिकरिंग होते रहते हैं, उनके लिए मैं अलग कॉलम प्रिपेयर करूंगा, किसमें, एनालिटिकल पेटी कैश बुक में। A column is usually provided for sundries to recorded infrequent payment when petty is recorded on the right hand side। चलिए अब हम देखते हैं इसका कॉलम, है ना, इसके कॉलम। जैसे इस साइड तो रिसीट, डेट, वाउचर, पर्टिकुलर, है ना। अब इस साइड हम देखेंगे, इसने एक साथ दे दिए टोटल पेमेंट्स। अब वो है किस चीज के, तो यहां पर इसने अलग अलग बहुत सारे जो खर्चे हैं उनके कॉलम बनाए हैं, कन्वेंस का, कार्टेज का, स्टेशनरी, पोस्टेज करियर का और सन्डरीज का। तो अलग अलग खर्चों के लिए अलग अलग एक से ज्यादा अकाउंट जब आप प्रिपेयर करते हैं वो है आपकी एनालिटिकल बुक। ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया। ये हमें समझ में आ गया। इन एन एनालिटिकल पेटी कैश बुक, पेटी एक्सपेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू एप्रोप्रिएट हेड्स। जो पेटी एक्सपेंसेस है वो अलग अलग हेडिंग्स में शो होती है। ईच हेड ऑफ एक्सपेंस कैन बी कन्वीनियंटली ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएट अकाउंट हेड इन द लेजर। और ये जो अलग अलग खर्चे हैं इनके जब आप लेजर्स बनाएंगे तो उसमें ट्रांसफर होते रहते हैं, यानी ये तो आप बना ही रहे हैं, इनके लेजर्स भी प्रिपेयर होंगे और उन लेजर्स में भी इनका जो बैलेंस है वो ट्रांसफर होगा। देयर आफ्टर द पेटी कैश बुक इज बैलेंस्ड। द मेथड ऑफ बैलेंसिंग द पेटी कैश बुक इज सेम एज दैट ऑफ सिंपल कैश बुक। हालांकि जो मेथड है वो सिंपल कैश बुक के जैसा सेम है, डिफरेंस क्या है, इसमें बहुत सारे पेमेंट्स के अलग अलग अकाउंट प्रिपेयर होंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब आपका स्टार्ट हो रहा है स्पेशल पर्पस बुक्स, है ना, या फिर जिसको मैं बोलूंगा अदर बुक्स। तो चलिए देखते हैं। जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू, जो जर्नल है ना, उसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की। और हमने देख लिया एज देयर आर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इन ए लार्ज साइज बिजनेस फर्म, इट इज सब डिवाइडेड इनटू कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जर्नल प्रॉपर। ये तो सर हमने पहले ही देख लिया, इसीलिए इसको सब डिवीजन ऑफ जर्नल भी बोला जाता है ना, इसलिए इनको सब डिवीजन ऑफ जर्नल भी बोला जाता है। सब्सिडरी बुक भी बोलते हैं, स्पेशल जर्नल भी, स्पेशल पर्पस बुक भी बोलते हैं और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन है सबसे पहले यहीं पे आके रिकॉर्ड हो रहा है। जब हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं तो हमें लेजर भी बनाने की जरूरी नहीं है। The above books are also called subsidiary, ये हमने देख लिया। अब सब डिवीजन इसने किया कैसे, सब्सिडरी बुक्स और स्पेशल जर्नल अलग कर लिया और जर्नल प्रॉपर अलग कर लिए। तो चलो हमने इसमें सबसे पहले कैश बुक पूरा देख लिया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमें अदर सब्सिडरी बुक्स। उसमें सबसे पहले कौन सा है हमारा, परचेजेस बुक। तो चलिए देखते हैं। अब बुक टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ये बुक किस लिए है, ताकि आप जो उधार आपने गुड्स किया है, गुड्स का जो उधार आपने व्यापार किया है, जो आपने गुड्स उधार खरीदे है ना, उसके लिए आप क्या करेंगे, परचेज बुक को मेंटेन करेंगे। ट्रेडिंग इन और
रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, या रॉ मटेरियल आपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए उधार परचेज किए हैं तो उसके लिए आप परचेज बुक को मेंटेन करेंगे, जिसको परचेज जर्नल भी बोला जाता है। ये क्या है, ये एक सब्सिडरी बुक है जिसमें क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स है वो आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। या फिर आप अगर मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो आप जो रॉ मटेरियल उधार लेके आए हैं उसको भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन इसमें जो कैश परचेज है, कैश परचेज ऑफ गुड्स है या परचेज ऑफ नॉन गुड्स है, यानी आप एसेट्स खरीद रहे हो तो वो इसमें नहीं आएगा, चाहे नगद खरीदो चाहे उधार, या आप गुड्स खरीद रहे हो नगद खरीद रहे हो वो भी इसमें नहीं आएगा। एक तो गुड्स होने चाहिए, एक तो गुड्स होने चाहिए है ना, और वो भी कैसे होने चाहिए, वो भी कैसे होने चाहिए, क्रेडिट पे होने चाहिए, क्योंकि जो कैश है उस पे नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर नगद आप गुड्स खरीद रहे हो तो वो तो आपके कैश बुक में ही चला जाएगा। गुड्स होने चाहिए और वो भी कैसे होने चाहिए, क्रेडिट पे होने चाहिए, जब आप परचेज बुक को या परचेज जर्नल को क्या करोगे, मेंटेन करोगे। द एंट्री इन द परचेज बुक आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस, है ना। और जहां पर भी हमने सोर्स डॉक्यूमेंट वाला चैप्टर पढ़ा था, जब हमने देखा था कि नगद की बात होती है, कैश मेमो इशू होता है, उधारी की बात होती है जब इनवॉइस इशू होता है, इनवॉइस या फिर बिल इशू होता है। तो आप ये जो रिकॉर्ड करते हो परचेज बुक में, है ना, ये किस आधार पे करते हो, एविडेंस के आधार पे, और वो एविडेंस कौन सा है आपका, इनवॉइस। तो जो इनवॉइस आपको मिला है अपने सप्लायर पे, उस आधार पे आप क्या करोगे, परचेज बुक में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे विद द अमाउंट ऑफ नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। और वो भी कैसे करोगे, जो अमाउंट है ना, नेट अमाउंट है उससे रिकॉर्ड करोगे, ग्रॉस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद में। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई। ये है आपका किसका परचेज बुक का या परचेज जर्नल का फॉर्मेट, है ना। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, क्योंकि उसी के आधार पे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेजर में इसकी इंफॉर्मेशन आप कहां डालोगे, डिटेल्स, कितने का क्या माल है, कॉस्ट कितनी है, खर्चा कितना लगा, यहां पर आ जाएगा आपका टोटल। तो ये सिंपल चीजें हैं, ये हमें पढ़ने की जरूरी नहीं है, आप चाहो तो आप रीड कर लेना। चलो अब फीचर्स देखते हैं इसके। अब हम देखते हैं इसके फीचर्स। क्रेडिट परचेज और गुड ट्रेडेड इन और मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग आर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। वापस से वही बात है ना, आपने उधार माल खरीदा, या अगर आप मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो आपने उधार जो मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल खरीदा वो इसमें रिकॉर्ड होंगे। क्रेडिट परचेज ऑफ आइटम नॉट डील्ड इन सच एज ऑफिस, फर्नीचर, कंप्यूटर, इसके अलावा किसी भी चीज की क्रेडिट परचेज है गुड्स के अलावा, वो यहां पर रिकॉर्ड नहीं होने वाली है। ठीक है, दिस परचेज आर रिकॉर्ड इन जर्नल प्रॉपर। तो बाकी जो भी परचेजेज है वो जर्नल प्रॉपर में जाएगी। कैश परचेज क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो तो किस में चलेगी, आपके कैश बुक में चलेगी। द एंट्रीज इन द परचेज बुक आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ, और ये भी हमने देख लिया कि जो भी आप परचेज बुक में एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे हो, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, वो इनवॉइस के आधार पे कर रहे हो, क्योंकि यहां पर जो इनवॉइस है वो क्या है, आपका एविडेंस, जो आपके अपने सेलर ने आपको प्रोवाइड करवाया होगा। जी सर, चलिए ये नॉर्मल बातें हैं, ये आप रीड कर लेना। नेक्स्ट है आपका सेल्स बुक और सेल्स जर्नल। चलिए देखते हैं। अ बुक टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड। यहां पर भी है कि वही बात है, क्या, एक तो क्रेडिट होनी चाहिए, है ना, क्रेडिट सेल होनी चाहिए, और वो भी किसकी होनी चाहिए, गुड्स की होनी चाहिए। आप उधार बेच रहे हो, वो भी क्या बेच रहे हो, गुड्स बेच रहे हो, तो आपका सेल्स बुक में होगा। अगर सर कैश सेल्स है तो वो आपका कैश बुक में जाएगी, वो आपकी जो सेल्स बुक है या सेल्स जर्नल है उसमें नहीं जाएगी। और सर गुड्स नहीं है तो भी वो आपकी सेल्स बुक या सेल्स जर्नल में नहीं जाएगी। चलिए रीड करते हैं। सेल्स बुक या सेल्स जर्नल क्या है, ये भी एक सब्सिडरी बुक है या स्पेशल जर्नल है जो क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स को क्या करती है, रिकॉर्ड करती है। कैश सेल्स यहां पर कभी भी आपके रिकॉर्ड नहीं होंगे सेल्स बुक में, वो आपके रिकॉर्ड होंगे कैश बुक में। ऑल्सो क्रेडिट सेल्स ऑफ द आइटम अदर देन गुड्स डील्ड इन बाय द फर्म, या फिर आप मान लीजिए अदर देन गुड्स, अगर आपकी कोई भी चीज है तो वो भी आपकी सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगे। मान लीजिए आपने मशीनरी बेच दी, फर्नीचर बेच दी, कार बेच दी, तो वो कोई आपकी सेल्स बुक में रिकॉर्ड होने वाले नहीं है, वो जाएंगे आपके जर्नल प्रॉपर में। एंट्रीज इन द सेल्स आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, ये भी वही सेम बात है, ये भी आपके जो इनवॉइस आपने इशू किए है उसी के आधार पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे। यहां पर आपका जो सोर्स डॉक्यूमेंट है, एविडेंस है, वो क्या है, आपकी इनवॉइस। ठीक है सर, फीचर्स क्या क्या है, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड जो होंगे, है ना, वही आपके सेल्स बुक में रिकॉर्ड होंगे।
अगर क्रेडिट सेल्स है आपका अदर देन गुड्स, बाकी चीजों का, जैसे सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स बाय द फर्म, है ना, सेल ऑफ एसेट्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, तो वो आपके जो सेल्स बुक है इसमें रिकॉर्ड होने वाले नहीं है, दे आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर, वो आपके जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होंगे। और वही एक और बात, क्या, जो कैश सेल्स है आर नॉट रिकॉर्डेड, वो भी आपके सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगे, क्योंकि वो रिकॉर्ड होंगे आपके कैश बुक में। और लास्ट में एंट्रीज आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस, यहां पर जो एंट्री है वो आपके इनवॉइसेस के आधार पे, जो आपका एविडेंस है उसके आधार पे रिकॉर्ड होगा। वही चीज डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस, एलएफ, डिटेल्स, सेल्स वैल्यू, है ना, उसमें क्या थी, परचेज वाले में क्या था, कॉस्ट, यहां पर क्या है आपकी सेल्स वैल्यू, वही खर्चे, और लास्ट में आ जाएगी आपकी टोटल। सर ये तो बिल्कुल ही सिमिलर से थे। अब हम बात करेंगे परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक, तो चलिए देखते हैं। परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड बुक भी इसी को बोलते हैं। ये क्या है, ये भी एक सब्सिडरी बुक है, मेंटेन टू रिकॉर्ड द गुड्स और मटेरियल रिटर्न टू द सेलर, जो आपने उधार माल खरीदा था, है ना, या आगे बेचने के लिए, या अगर आप मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो रॉ मटेरियल जो आपने उधार खरीदा था वो अगर आप वापस लौटा रहे हैं अपने सेलर को, तो उसे बोलेंगे परचेज रिटर्न, और इस बुक में वो रिटर्न होने जा रहा है। नीदर द रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, हाँ, कैश अगर आपने नगद माल खरीदा था वो लौटाए तो इस बुक में नहीं आएगा। सिर्फ जो क्रेडिट परचेज है वो अगर आप अपने सेलर को क्या कर रहे हो, लौटा रहे हो, तो रिकॉर्ड होगा। अगर कैश परचेज की मैं बात करूं तो नहीं होगा, या मैं बात करूं गुड्स ही नहीं है वो आप लौटा रहे हो तो भी वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा। नीदर द रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड कैश नॉर द रिटर्न ऑफ एनी एसेट्स आर रिकॉर्ड इन द बुक, अगर आपने एसेट्स खरीद के वो लौटा रहे हो तो भी यहां पर रिटर्न रिकॉर्ड नहीं होगा। गुड्स में भी रिटर्न बिकॉज एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन, किसी भी वजह से अगर आप गुड्स लौटा रहे हो, इनमें से किस वजह से, कि गुड्स जो मंगाया वो, है ना, नॉट एज पर सैंपल से अलग है, डिफेक्टिव है ना, जिस ऑर्डर में मांगा उस ऑर्डर में आपने प्रोवाइड नहीं करवाया, हमने 1000 किलो मांगा आप 20 किलो दे रहे हो। गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड लेट, या जिस समय पे हमें चाहिए था उस समय पे तो आपने दिया नहीं, अब हमारा कस्टमर लेने से मना कर रहे हैं। इन रीजंस की वजह से जो नगद माल आपने खरीदा था वो नगद माल आप अपने सेलर को लौटा रहे हो तो परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगा। इन ऑल ऑफ दीज द परचेजर प्रिपेयर ए डेबिट नोट एंड सेंड इट टू द सप्लायर चलिए, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखते हैं कि कब डेबिट नोट इशू किया जाएगा। चलो, जब आपने ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया था ना, मान लीजिए आपका जो सेलर है वो कौन है, वो ए है, और जब आप उधार माल खरीद के लेके आए थे ना, जब आपने जो एंट्री की थी ना, वो एंट्री आपने की थी परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, आपने ए को क्या किया था, क्रेडिट किया था। लेकिन जब आपने सारा माल ए को वापस से लौटा दिया तब आप क्या करेंगे, ए को वापस से डेबिट करोगे, और ए को डेबिट करने के लिए आप इशू क्या कर दोगे, डेबिट नोट इशू कर दोगे। क्या है डेबिट नोट? डेबिट नोट इज ए डॉक्यूमेंट नोटिफाइंग द पर्सन दैट अ डेबिट हैज बीन मेड टू हिज अकाउंट, कि हमने उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया है, उसके लिए आपने डेबिट नोट इशू किया। द रीजन फॉर द डेबिट इज ऑल्सो स्टेटेड इन द डेबिट नोट, और जो रीजन होगा कि आपने डेबिट नोट क्यों इशू किए, इन रीजन में से वो रीजन भी आप उसमें लिखेंगे, है ना। एन एंट्री इज रिकॉर्डेड इन द परचेज रिटर्न बुक ऑन द बेसिस ऑफ डेबिट नोट, और जब डेबिट नोट अगर आपके पास है तो परचेज रिटर्न बुक आप प्रिपेयर कर सकते हो। ये डेबिट नोट का स्पेसिमेन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए है ना, इसका फॉर्मेट देखते हैं क्या है, डेट, पर्टिकुलर, यहां पर डेबिट नोट नंबर, एलएफ, डिटेल्स, अमाउंट, बाकी तो सेम है। यहां पर क्या आ जाएगा, डेबिट नोट नंबर आ जाएगा, यानी हम हमारे जो सप्लायर है उसको इशू करेंगे डेबिट नोट। चलो और आगे देखते हैं। एक बात इसने बोली, परचेज रिटर्न जो बुक है इस टोटल एट द एंड ऑफ मंथ, वो मंथ के एंड में आप क्या करते हो, टोटल करते हो और पोस्टेड कर देते हो रेस्पेक्टिव लेजर्स अकाउंट में। ठीक है सर। अब बात आती है सेल्स रिटर्न बुक और रिटर्न इनवर्ड बुक की। चलो
ये क्या है? ए बुक टू रिकॉर्ड रिटर्न्स ऑफ गुड एंड सोल्ड ऑन क्रेडिट। जो उधार नगद माल आपने बेचा था, एसेट्स की बात नहीं कर रहा हूं और नगद की बात नहीं कर रहा हूं, जो उधार माल आपने बेचा था, उधार माल बेचा था, वो अगर कस्टमर वापस से आपको दे रहे, उसके लिए आप प्रिपेयर करोगे सेल्स रिटर्न बुक या रिटर्न इनवर्ट बुक। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? ये एक सब्सिडरी बुक है। क्यों मेंटेन करोगे? जब जो गुड्स आपने बेचा था, है ना, या अगर मैन्युफैक्चरिंग फर्म सामने वाली है, उसको रॉ मटेरियल अगर आपने बेचा था अपने परचेजर को, वो भी कैसे बेचा था? क्रेडिट पे बेचा था, और वो अगर वापस से आपको लौटा दे तो आप ये बुक प्रिपेयर करोगे। This book is maintained if return of goods is frequent, otherwise it can be recorded in the journal। और frequently आपके पास में खरीदना, बेचना, वापस लौटाना लगे रहते हैं, तो आप ये बुक मेंटेन करोगे। A credit note is prepared when goods are written। और जब गुड्स आपको रिटर्न हो रहे हैं आपके परचेजर से, तो क्रेडिट नोट इशू करोगे, है ना। एंट्री इज रिकॉर्डेड इन द सेल्स रिटर्न बुक। और जो आपका क्रेडिट नोट है, एविडेंस है, उसके आधार पे आप सेल्स रिटर्न बुक में ट्रांजैक्शन एंट्री रिकॉर्ड करोगे। जब मैंने माल बेचा था ना उधार, तब मैंने एंट्री क्या की थी? मान लो जो मेरा परचेजर है, जिसने मुझसे माल खरीदा था, वो बी है, तो मैंने एंट्री क्या की? डेटर्स टू सेल्स, यानी मैंने एंट्री की थी बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन फिर मैंने उधार माल बेचा, उसने मुझे वापस कर दिया, तो मैंने कहा कि जिस बी को पहले मैंने डेबिट किया था, उसको अब मैं क्या करूंगा? टू बी अकाउंट करके क्रेडिट कर दूंगा। और जब आप क्रेडिट कर रहे हो, तो आपको क्रेडिट नोट इशू करना है, जो एविडेंस है कि जो सामने वाली पार्टी है उसको आप क्रेडिट कर रहे हो, उसका एविडेंस है क्या? क्रेडिट नोट। और उसी के आधार पे सेल्स रिटर्न बुक, है ना, और रिटर्न इनवर्ट बुक में आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे। देखते हैं, credit note is document evidencing that a credit entry has been recorded to account of the debtor को क्या किया है? आपने क्रेडिट किया है, और क्रेडिट नोट उसका एविडेंस है, सबूत है। ठीक है सर, ये पूरा हमें समझ में आ गया। ये आपका इसका स्पेसिमेन, ये आपका इसका फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, यहां पर आ जाएगा क्रेडिट नोट नंबर, LF डिटेल अमाउंट, बाकी सारी चीजें हैं आपकी बिल्कुल सेम। जी सर, अब हमें अच्छे से समझ में आ गया कब क्रेडिट नोट, कब डेबिट नोट, किस हिसाब से हम उसको इशू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमने जो सब्सिडरी बुक्स थी उसमें कैश बुक देखी, परचेज बुक देखी, परचेज रिटर्न बुक देखी, सेल्स बुक देख ली, सेल्स रिटर्न बुक देख ली। अब लास्ट जो हमारा है वो है हमारा जर्नल प्रॉपर या जर्नल। चलो देखते हैं। A book to record transaction that are not recorded in any other subsidiary books। ऐसा ट्रांजैक्शन जो आपके इन 500 सब्सिडरी बुक्स में नहीं आया हो, वो जाएगा आपका जर्नल प्रॉपर में। चलिए देखते हैं। कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है सर। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, अगर आपने क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और मटेरियल अगर, है ना, किया है, उसके लिए परचेज बुक। क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स के लिए सेल्स बुक। रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट के लिए परचेज रिटर्न बुक। परचेज ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट के लिए सेल्स रिटर्न बुक। इसके अलावा जितने भी ट्रांजैक्शन बच गए, अपार्ट फ्रॉम द अबव ट्रांजैक्शन देयर आर अदर ट्रांजैक्शन व्हिच हैव टू बी रिकॉर्डेड, दिस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर। वो आपके जो जर्नल प्रॉपर है वहां पर रिकॉर्ड होंगे। इन अदर वर्ड, जर्नल प्रॉपर इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग दोस ट्रांजैक्शन व्हिच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ द अदर सब्सिडरी बुक। यही बात मैंने आपको बता दी। The role of journal proper is thus usually restricted to the following type of entry। तो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड क्या होता है? जो उनमें नहीं हुआ वो, और ये वाली एंट्रीज। कौन कौन सी? ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री आपकी जो होगी वो आपकी जर्नल प्रॉपर में होगी। सर क्या होती है ओपनिंग एंट्री? लास्ट साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग। तो लास्ट साल की आपकी जो भी एसेट्स थी, लायबिलिटीज थी, और जो कैपिटल थी उस साल, वो पिछले साल की, इस साल आप क्या करोगे? उसको स्टार्ट होते ही रिकॉर्ड करोगे। सर रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहां गए? रेवेन्यू एक्सपेंस को तो आप क्लोज कर लेते हो, वो तो हमारे टेम्परेरी अकाउंट है, और ये क्योंकि हमारे परमानेंट अकाउंट है जो ईयर दर ईयर हमारे साथ में आगे चलते हैं। ठीक है सर। तो सिर्फ इन्हीं को ही आप ओपनिंग एंट्री में लोगे। कैसे लोगे? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, हमें पता है इनका डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट करके इनको क्रिएट करेंगे।
टू सन्ड्री लाइबिलिटीज और टू कैपिटल। ये हो गई आपकी ओपनिंग एंट्री। जितनी भी एसेट्स है सबको डेबिट, जितनी भी लाइबिलिटीज है सबको क्रेडिट, टू कैपिटल अकाउंट कर दोगे, ये हो जाएगी आपकी ओपनिंग एंट्री जो ईयर के स्टार्टिंग में आप करते हो। यहां से भी आप देख सकते हैं सारी एसेट्स को सारे अमाउंट से डेबिट किया, लाइबिलिटीज को क्रेडिट किया और लास्ट में टू कैपिटल कर दिया। ये हो गई आपकी ओपनिंग एंट्री। ठीक है सर, तो ओपनिंग एंट्री आपकी किस में जाएगी? ये जाएगी जर्नल प्रॉपर में। सर क्लोजिंग एंट्री जो ईयर एंड में आप करते हो ना, भाई ओपनिंग एंट्री तो आप एसेट्स लाइबिलिटीज कैपिटल से करते हो, क्लोजिंग एंट्री आप करते हो खत्म करने के लिए किसको? आपके नॉमिनल अकाउंट्स को, यानी आपके एक्सपेंसेस, लॉसेस, रेवेन्यू, गेन, इन सब के लिए करते हो। Closing entry are passed at the end of the year to close the accounting relating to expense and revenue. इनको क्लोज करने के लिए करते हो। कैसे क्लोज करेंगे? इनको ट्रांसफर कर दोगे ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये सारे क्या हो जाएंगे? क्लोज। तो क्या क्या एंट्री करेंगे भाई? एक आप करोगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, एक आप करोगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, और जितने भी खर्चे हैं उनको P&L में चार्ज कर दोगे। तो ये हो जाएगी ईयर एंड में हमारी क्लोजिंग एंट्री। और अगर आपको डिटेल में समझना है तो साथ में जो इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं इनको आप देखते हुए चलिए और अच्छे से आप समझ जाएंगे। ठीक है सर, एक जो रेक्टिफिकेशन एंट्री होती है वो भी आपके जर्नल प्रॉपर में चलती है ना। एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और ऑफ अ लेजर, है ना। हमने देखा था कुछ गलतियां ऐसी होती है जो ट्रायल बैलेंस से पहले की होती है, कुछ बाद की होती है। होती कहां है गलतियां? हमारे जर्नल और लेजर्स में जो भी गलतियां होती है उनको जब आप सुधारते हैं तो उनको सुधारने की भी जो एंट्री है उसको रेक्टिफिकेशन एंट्रीज बोलते हैं, वो भी आपके जर्नल प्रॉपर में होती है। ठीक है सर, ट्रांसफरिंग एंट्री एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर जो भी आप करते हैं वो भी आपकी जर्नल एंट्रीज होगी। इफ एन अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, है ना, सच ए ट्रांसफर इज आल्सो मेड थ्रू ए जर्नल एंट्री, तो वो भी आपके जर्नल एंट्री से होगी। और जो एडजस्टमेंट एंट्रीज है आपकी बहुत सारी, वो भी आपकी जर्नल प्रॉपर से ही होती है। एट द एंड ऑफ द ईयर द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस एंड इनकम में हैव टू बी एडजस्टेड। बहुत सारे एक्सपेंसेस और जो इनकम्स है उनको एडजस्टेड करना होता है। ये एडजस्टेड करना ही नहीं होता अगर हम कैश बेसिस पे चलते हैं, लेकिन हम एक्रूअल बेसिस पे चलते हैं तो ये सारे एडजस्टमेंट हमें करने पड़ेंगे। For the amount paid or received in advance or for amount yet to be paid, such an adjustment is made through journal entries। और जितने भी एडजस्टमेंट एंट्रीज है ये भी आपके जो जर्नल प्रॉपर है उसी के थ्रू होती है। कौन कौन से? आउटस्टैंडिंग, है ना, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इन सब के एडजस्टमेंट हमने जर्नल में जब चैप्टर किया था जब देख करके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डेप्रिसिएशन, तो ये जितने भी एडजस्टमेंट एंट्री है ये भी आपके होती है। और इनके अलावा बची कुछ जो भी मिसलेनियस एंट्रीज भी है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स अदर देन गुड्स, डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड, अलाउंसेस की, है ना, और बैड डेट्स की, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी बाय फायर, या आप नगद जो काइंड में प्रॉपरेटर अगर कुछ भी लेके आ रहे हैं, बचे कुचे जो भी ट्रांजैक्शन है वो भी आपके जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होंगे। ओपनिंग एंट्री देख ली हमने, क्लोजिंग एंट्री देख ली, रेक्टिफिकेशन देख ली, ट्रांसफरिंग देख ली, है ना, इसके अलावा हमने मिसलेनियस देख ली। तो ये जितने भी आपके हैं, एक एडजस्टमेंट देख ली, बाकी जितनी भी चीजें हैं ये आपकी जर्नल प्रॉपर से होती है। तो हमने ओवरव्यू लिया है इसका, है ना, हमने बड़े क्वेश्चंस नहीं किए हैं, इतना आप कर लो, साथ साथ में क्वेश्चंस भी दिए हैं वो भी अगर आप कर लो तो आपके लिए इनफ है, क्योंकि हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे बेस्ड है हमारा एग्जाम, तो इतना इनफ है आपके लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए धन्यवाद।